नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तहों में उतर रहे हैं जिसने हरियाणा और उत्तर भारत के मनोरंजन जगत में काफी हलचल मचा दी है। जी। बात हो रही है जाने माने अभिनेता उत्तर कुमार की, जिन्हें करोड़ों दर्शक धाकड़ छोरा के नाम से भी जानते हैं, और उन पर लगे यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोपों की। बिल्कुल। उत्तर कुमार वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, एक तरह से फिनोमेना रहे हैं। उनकी फिल्में, खासकर वो 2004 वाली धाकड़ छोरा, हाँ, धाकड़ छोरा। उसने उन्हें जबरदस्त बहुत ज्यादा लोकप्रियता दिलाई। उनकी एक खास छवि बन गई थी, वो देहाती, रौबदार लेकिन दिल का नेक हीरो वाली। सही। हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान में लाखों फैंस हैं उनके। वो उन्हें सचमुच का नायक मानते हैं शायद अभी भी। और शायद यही वजह है कि जब अभिनेत्री भाव्या गौतम ने उन पर यौन शोषण जैसा संगीन इल्जाम लगाया, तो ये खबर सिर्फ फिल्मी गलियारों तक ही नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने समाज में उनके फैंस के बीच एक गहरी बहस छेड़ दी है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें पुलिस रिपोर्ट्स हैं, बयानों के कुछ अंश हैं, मीडिया कवरेज है। ये सब कहानी के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। सही कहा। ये मामला अब सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं रह गया है। इसमें शोहरत है, पावर का सवाल है, भरोसे का टूटना है, और दूसरी तरफ इंसाफ की गुहार है। लोगों की राय भी बुरी तरह बटी हुई है। कुछ लोग भाव्या गौतम के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं जो उत्तर कुमार को बिल्कुल निर्दोष मान रहे हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर इस पूरे मामले को परत दर परत समझें। आरोप असल में है क्या, हाँ। बचाव में क्या कहा जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है, और सबसे जरूरी, समाज पर इसका क्या असर दिख रहा है। चलिए इसी पड़ताल में आगे बढ़ते हैं। हाँ, और शुरुआत करते हैं आरोपों के विवरण से, क्योंकि किसी भी मामले को समझने के लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि असल इल्जाम है क्या। हाँ बिल्कुल। तो जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक अभिनेत्री भाव्या गौतम ने पुलिस में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करवाई, जिसे FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी, FIR। ये वो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी क्राइम की सूचना पुलिस को दी जाती है। इस FIR में भाव्या ने उत्तर कुमार पर सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन शोषण का आरोप लगाया। और जैसे ही ये FIR दर्ज हुई, खबर बहुत तेजी से फैली। मीडिया चैनल्स, अखबार, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, हर जगह बस यही खबर छा गई। हाँ, वो तो होना ही था। जाहिर है, जब उत्तर कुमार जैसा बड़ा नाम किसी ऐसे गंभीर मामले में आता है, तो मीडिया का ध्यान खींचना तो स्वाभाविक है। कवरेज बहुत ही ज्यादा वाइड रहा। सूत्रों में भाव्या गौतम के बयान का एक रीएनैक्टमेंट, एक नाटकीय रूपांतरण भी दिया गया है, जिससे उनके पक्ष का कुछ अंदाजा लगता है। अच्छा। उसके मुताबिक भाव्या का कहना यह है कि उन्होंने उत्तर कुमार पर भरोसा किया था, शायद काम के सिलसिले में या निजी तौर पर, पता नहीं, लेकिन उस भरोसे का गलत फायदा उठाया गया और उनके साथ जबरदस्ती की गई। तो ये बयान एक तरह से भरोसे के टूटने की कहानी कहता है। इसमें एक पीड़ा है, एक अन्याय का एहसास झलकता है। भाव्या गौतम का स्टैंड, जैसा कि दिखाया गया है, वो न्याय की मांग का है। वो कह रही हैं कि सच सामने आना चाहिए, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। जो अपने आप में एक हिम्मत वाला कदम माना जा सकता है ना, खासकर हमारे समाज और फिल्म इंडस्ट्री के माहौल को देखते हुए। बिल्कुल। अक्सर ऐसे मामलों में आवाज उठाना आसान नहीं होता, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, उत्तर कुमार का पक्ष। स्रोतों में उनकी प्रतिक्रिया को भी जगह दी गई है, जिसे एक वॉइस एक्टर ने पढ़ा है। हाँ, उनका क्या कहना है? उत्तर कुमार ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, सिरे से नकार दिया है। उनके बयान का सार यही है कि ये आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं। अच्छा। और उनकी इमेज खराब करने के लिए एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। वो खुद को पूरी तरह बेगुनाह बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। तो यहाँ स्थिति बिल्कुल साफ है। दो पक्ष, दो बिल्कुल उल्टी कहानियां। एक तरफ यौन शोषण का इतना गंभीर आरोप, और दूसरी तरफ साजिश और फंसाए जाने का दावा। ये जो विरोधाभास है, यही मामले को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। सही कहा। और यहीं पर फिर कानून और जो हमारी न्याय प्रक्रिया है, उसकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। जब दो पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हों, तो सच का पता लगाना तो अदालत का ही काम है।
सबूतों और गवाहों के आधार पर। बिल्कुल सही। और ये मामला अब पुलिस स्टेशन से निकलकर अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स बाकायदा शुरू हो गई हैं। उत्तर कुमार की तरफ से जमानत याचिका भी दायर की गई। हाँ, और अदालत में सुनवाई के दौरान उत्तर कुमार के बचाव पक्ष यानी उनके वकीलों ने कुछ खास दलीलें पेश की, जैसा कि हमें स्रोतों से पता चलता है। क्या दलीलें थीं? एक मुख्य पॉइंट था एफआईआर दर्ज करवाने में हुई देरी का मुद्दा। मतलब बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि अगर घटना पहले हुई थी तो शिकायत दर्ज करवाने में इतना वक्त क्यों लगा। हाँ, ये तो अक्सर बचाव पक्ष का एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है। हाँ, होता है। वो देरी को आधार बनाकर केस की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं और अदालत हर मामले को उसके फैक्ट्स के आधार पर ही देखती है। सही। और कोई पॉइंट? दूसरा बड़ा तर्क जो बचाव पक्ष ने दिया वो ये था कि पुलिस खुद पहले इसी मामले में एक फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर दाखिल कर चुकी थी। एफआर? यानी पुलिस ने केस बंद कर दिया था? एफआर का मतलब होता है कि पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि आरोपों के सपोर्ट में काफी सबूत नहीं मिले हैं या मामला झूठा लग रहा है, इसलिए वो केस को बंद करने की सिफारिश कर रही है। अच्छा, तो बचाव पक्ष का कहना था कि जब पुलिस को ही पहले सबूत नहीं मिले थे तो अब दोबारा इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है? बिल्कुल, ये एफआईआर वाला पॉइंट उनके लिए जमानत मांगने का एक मजबूत आधार बन गया। समझ गई। ये दोनों बिंदु, एफआईआर में देरी और पहले की एफआईआर, ये कानूनी दांवपेच के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। जाहिर है प्रोसिक्यूशन यानी भाव्या गौतम की तरफ से सरकारी वकील ने इन दलीलों का विरोध किया होगा। हाँ बिल्कुल। और अपने तर्क रखे होंगे कि देरी क्यों हुई या एफआईआर के बावजूद अब मामला क्यों चलना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारे पास उनकी दलीलों का ज्यादा ब्यौरा नहीं है। तो इन सब दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया और जानकारी के अनुसार अदालत ने उत्तर कुमार को जमानत दे दी है। जी हाँ, उन्हें 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। अच्छा, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जमानत मिलना क्या होता है और क्या नहीं। कई लोग इसे शायद गलत समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जमानत का मतलब सजा से बरी होना या निर्दोष साबित होना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालत ने आरोपी को कुछ शर्तों के साथ केस चलने के दौरान जेल से बाहर रहने की इजाजत दी है। क्या शर्तें होती हैं आमतौर पर? आमतौर पर शर्तें ये होती हैं कि व्यक्ति सुनवाई के लिए हाजिर रहेगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं, इस तरह की चीजें। ये निजी मुचलका या पर्सनल बॉन्ड, ये क्या होता है? 2 लाख रुपए का जो है। निजी मुचलका एक तरह का लिखित वादा होता है जो आरोपी अदालत को देता है। इसमें वो एक तय रकम की जिम्मेदारी लेता है कि अगर वो जमानत की शर्तों को तोड़ेगा या सुनवाई से भागेगा तो उसे वो रकम सरकार को देनी पड़ेगी। ये रकम आरोपी की हैसियत और केस की गंभीरता को देखकर तय की जाती है। यहाँ 2 लाख तय हुआ। तो मतलब साफ है, जमानत एक अंतरिम राहत है, कोई फाइनल फैसला नहीं। मुकदमा अभी जारी रहेगा। एकदम सही। सबूत पेश होंगे, गवाहों से जिरा होगी और फिर अदालत तय करेगी कि उत्तर कुमार दोषी हैं या नहीं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो अपनी जगह है और सामाजिक प्रक्रिया अपनी जगह। जमानत मिलने की खबर के बाद भी समाज में जो एक बंटवारा सा था वो कम नहीं हुआ। हाँ, ये विभाजन तो बहुत साफ दिख रहा है। अब सोशल मीडिया पर देख लीजिए या आम लोगों से बात करें तो राय एकदम बंटी हुई है। एक तरफ लोग हैं जो भाव्या गौतम के समर्थन में लिख रहे हैं, उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई #MeToo जैसे आंदोलनों के इस दौर में ऐसी आवाज़ों को दबाना नहीं चाहिए। वो इसे सत्ता और शोहरत के खिलाफ एक आम महिला की लड़ाई की तरह देख रहे हैं। इन लोगों का तर्क यही होता है कि अक्सर जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपने असर का इस्तेमाल करके बच निकलते हैं और इसलिए पीड़ित का साथ देना जरूरी है। वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा स्टार है उस पर लगे आरोप अपने आप झूठे मान लिए जाएं? और वहीं दूसरी तरफ उत्तर कुमार के फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद है। उनके लिए उत्तर कुमार सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो उनके अपने धाकड़ छोरा है, एक आइडल है। जी। उनका विश्वास है कि उनका हीरो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। वो इन आरोपों को साजिश मान रहे हैं, जैसा कि खुद उत्तर कुमार ने भी कहा है। ये फैंस अक्सर सोशल मीडिया पर उत्तर कुमार के सपोर्ट में ट्रेंड चलाते हैं, उनके पुराने काम को याद दिलाते हैं और कई बार भाव्या गौतम की मंशा पर ही सवाल उठाते हैं। हाँ, कहते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है या ब्लैकमेल करने की कोशिश है। बिल्कुल। और वो जमानत मिलने को भी शायद उनकी बेगुनाही के सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, हालांकि कानूनी तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर वो बड़ा पेचीदा सवाल उठता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी बार बार आ रहा है। क्या शोहरत, पैसा और ताकत, क्या ये किसी इंसान को कानून के दायरे से बाहर कर देते हैं, या कम से कम क्या उसे कानून के सामने एक तरह की शील्ड, एक ढाल देते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और सिर्फ इसी केस के संदर्भ में नहीं,
अक्सर हमने देखा है कि जब कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति किसी विवाद में फंसता है तो उसके पास बेहतरीन वकील होते हैं। हाँ, मीडिया का प्रेशर झेलने की क्षमता होती है और एक लॉयल फैन बेस होता है जो उसके बचाव में खड़ा हो जाता है। क्या ये चीजें कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं या कम से कम न्याय मिलने की राह को और मुश्किल बना देती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सिस्टम सबके लिए एक जैसा काम करता है? अगर कोई आम आदमी इसी तरह के आरोप में फंसा होता तो क्या उसे भी वैसी ही कानूनी मदद मिलती या वैसा ही सामाजिक समर्थन मिलता? ये सवाल समाज को खुद से पूछने चाहिए। बिल्कुल, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये मामला सिर्फ उत्तर कुमार या भाव्या गौतम का निजी मामला नहीं है, ये समाज के लिए एक आईने की तरह है। ये दिखाता है कि हम प्रसिद्धि को कैसे देखते हैं, हम पीड़ितों की बातों पर कितना यकीन करते हैं, और हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो शक्तिशाली लोगों के सामने कितनी मजबूत या कमजोर साबित होती है। अंत में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, न्याय की महत्ता पर। सच सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो। अगर आरोप झूठे हैं तो आरोपी को बरी होना चाहिए, उसकी इज्जत वापस मिलनी चाहिए। सही। और अगर आरोप सच्चे हैं तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। कानून की नजर में तो सब बराबर होने चाहिए। यही आदर्श स्थिति है। एक निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी सुनवाई हो और सबूतों पर आधारित फैसला हो। यही किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और न्याय प्रणाली की बुनियाद है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि इस मामले में भी ऐसा ही होगा, चाहे इसमें वक्त कितना भी क्यों ना लगे। तो अब आगे क्या? सबकी नजरें अदालत पर ही टिकी रहेंगी, मुकदमा चलेगा और आखिरकार फैसला आएगा। जैसा कि स्रोत के अंत में भी कहा गया है, इंसाफ की डगर कई बार लंबी और कठिन हो सकती है। हाँ, हो सकती है, लेकिन सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। अदालत का फैसला ही अंतिम सत्य माना जाएगा, कम से कम कानूनी तौर पर तो। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए वही सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में रहा है और जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या शोहरत इंसान को कानून से ऊपर कर देती है? क्या किसी का स्टारडम उसे विशेष अधिकार देता है या देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल हमारे समाज के मूल्यों और हमारी न्याय प्रणाली की निष्पक्षता से सीधे सीधे जुड़ा है। तो ये थी उत्तर कुमार और भाव्या गौतम मामले से जुड़ी उपलब्ध जानकारी पर आधारित हमारी आज की विस्तृत चर्चा। हमने आरोपों की प्रकृति, दोनों पक्षों की दलीलों, कानूनी पेचीदगियों जैसे एफआई और एफआर और जमानत के मायने और समाज में दिख रही बंटी हुई प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की। जी। अंतिम निर्णय का इंतजार रहेगा और उम्मीद है कि न्याय होगा।